फाइनेंस ज्ञानी, मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह और शुरुआत हो चुकी है मिड डे बाजार की, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि आज मार्केट की चाल ने क्या कुछ इशारे किए हैं और आने वाले वीक में आपको मार्केट को लेकर क्या कुछ तैयारी करनी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। धन्यवाद। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर बाजार को लेकर के पहले आपका एक ओवरव्यू जानना चाहेंगे। पूरे हफ्ते जो है हमने मार्केट को डाउन साइड में जाते हुए देखा, रिकवरी हल्की से देखने को मिली है, अब यहाँ से मार्केट किस ओर चल रहा है? देखिए एफआई डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। सुबह से हम निफ्टी बैंक निफ्टी बाई देके बैठे हैं, अभी भी बैंक निफ्टी बाई दिया है। तो इतने एक्सट्रीम शॉर्ट डेटा पे किसी तरह के शॉर्ट पोजीशन ढूंढना अपने आप में गलत हो जाता है। एक छोटा सा बेयर ट्रैप और मार्केट इतनी ही तेजी से ऊपर आएगा। तो जैसे ही 59,800 के ऊपर बेयर ट्रैप बना बैंक निफ्टी में, सीधे सीधे 400 पॉइंट की रैली। अभी पुल बैक है, पुल बैक के बाद जैसे हम 11,500 के ऊपर टिकेंगे तो फिर 5,500 ऑल टाइम हाई तक हम निकल जाएंगे बैंक निफ्टी में। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली बैंक निफ्टी में है, निफ्टी रिलेटिव वीकनेस है। तो अगर कहीं भी बुल फेलियर होता है तो शॉर्ट्स आपको निफ्टी में ढूंढना चाहिए, अगर बेयर ट्रैप बनता है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स ढूंढना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड और बायस पुलिश ही है। ओके सर, कुछ समय बाद जो है बजट भी आ जाएगा और ऐसे में बजट से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे में बाजार की जो चाल इस वक्त दिख रही है, ऐसे में क्या कुछ खरीदारी की जा सकती है? क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है ऐसे में? देखिए मैं इसको बजट से जोड़ के नहीं देखूंगा। आई टेक वन डे एट ए टाइम, वन ट्रेड एट ए टाइम। जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे काम कर लेना ठीक है, जहाँ रिलेटिव वीकनेस है वहां पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, बजाय ये होप पाल लेना कि प्री बजट रैली में चल सकता है। तो बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक इस समय ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, यहाँ पर कुछ क्वार्टर रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक पोल क्वेश्चन है, जहाँ पर जाकर आप वोट कर सकते हैं और आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग हम सर से जानने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर पे सर ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आज के स्टॉक मार्केट में आप किस सेक्टर पे नजर रख रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है: डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर। यहाँ पर जाकर आप वोट कर सकते हैं। सर यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं, क्वेश्चन से ही शुरुआत करना चाहेंगे हम। मनीष शाह जी का क्वेश्चन है और आपके आने से सर कई समय पहले इन्होंने अपने कई सारे सवाल भेज रखे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ आपका इंतजार हो रहा था। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर आई हैव मॉर्गन लैब्स के 61, शुड आई एग्जिट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस और वेट फॉर बाउंस बैक? प्लीज सजेस्ट लेवल और कैन आई एक्यूमुलेट रत्नवीर प्रिसीजन फ्रॉम करंट मार्केट? ये रत्नावीर में ट्रायंगल के ब्रेकआउट पॉइंट के पास खड़ा है। 2-4 दिन आप समय दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्लियर कट पैटर्न बन जाने दीजिए, उसके बाद अगर ट्रेड करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्पेन लैब में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 38 का पहला टारगेट था जो आ चुका है, तो बाउंस बैक नहीं रूल आउट कर सकते 42.6 46 तक। बट क्या ये बाउंस बैक में लॉन्ग प्ले करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर है तो बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर अभिषेक जी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नमस्कार सर, स्काई गोल्ड बाय एट 346, शुड आई एग्जिट और स्विच टू यूनियन बैंक एट करंट प्राइस? आपके अकॉर्डिंग सर क्या सलाह रहेगी आपकी? पहला स्टॉक कौन सा था यूनियन बैंक के पहले? यूनियन बैंक से पहले स्काई गोल्ड। देखिए स्काई गोल्ड में तो एक रेंज बनी हुई है 375 309, और इसी रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। प्रोबेबली जिस साइड भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा उसी साइड चलेगा, क्योंकि प्राइमा फेसी कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहा है कि रेंज किस साइड में ब्रेकआउट होगी। तो जिस भी साइड रेंज ब्रेकआउट हो उस साइड चलेगा। यूनियन बैंक तो मैं मल्टीपल टाइम रिकमेंड कर चुका हूँ। 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 155 पे 148 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट आपका 220 का बनेगा और उसके ऊपर 299 का बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ये सलाह जो है आई एम श्योर काम करेगी। यहाँ पर विकास जैन जी पूछ रहे हैं, अंशुल जी एनी एडवाइस ऑन सुप्रीम एंड इलेक्ट्रोकास, प्लीज एडवाइस फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री, दूसरा कौन सा था? एलेकास्ट। देखिए एलेकास्ट में तो बाउंस बैक आ रहा है, 85 रुपीज तक जा सकता है। और अगर 85 के ऊपर टिक गया, क्योंकि मंथली पे हैमर है, 85 के ऊपर टिक गया तो मान के चलिए कि 108 रुपए का ही टारगेट खुलेगा। तो एलेकास्ट अच्छा लग रहा है, 85 के ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सुप्रीम इंडस्ट्री में 10 20 50 डे मूविंग एवरेज पे आके रेस्ट कर रहा है, तो प्रोबेबली बाउंस बैक अगर करता है तो 3790 और 4007 इस जोन तक बाउंस बैक कर सकता है।
ओके, यहाँ पर बैड लक करके इनकी आईडी है। ये कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज सजेस्ट क्या करना चाहिए इन्हें? आपको कैसा लग रहा है सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? ये आज रिजल्ट है तो आज के सेशन में अवॉइड करना चाहिए। 265 के ऊपर टिका रहता है तो फिर वापस से बाइंग बन जाएगा, एक्यूमुलेशन जोन में है, बट रिजल्ट के आसपास बाई करना खतरे से खाली हो सकता है क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिएक्ट कर सकता है, तो रिएक्शन निकल जाने दीजिए उसके बाद ले लीजिएगा। सेक्युलर बुल रन में 6 महीने का करेक्शन है, जिस भी दिन खत्म होगा ऑल टाइम हाई टिका देगा। ओके, यहाँ पर नेहा जी भी पूछ रही हैं कि जारो शेयर में क्या करना चाहिए? ये उन्होंने आईपीओ जब आया था तब से ले रखा है। आई वाज़ नॉट फॉलोइंग अंशु सर एट दैट टाइम, कैन आई एवरेज टुडे? सर तब तो इन्होंने नहीं देखा, लेकिन अब क्या करना चाहिए इनको? आप सलाह क्या रहेगी आपकी? देखिए 3 दिन का बेहतरीन बाउंस बैक आया है, ऑर्डर फ्लो और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों 541 पे है, तो एक बार 541 पे दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, तो नज़र बना के रखिए और जब जो सलाह के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, उस पर आ जाए तो दोबारा जुड़ जाइएगा, यहाँ पर हम बातचीत करते रहेंगे। सर रिज़ल्ट्स की बात की है आपने, इन्फोसिस का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर होल्ड रखें इसको या फिर आगे के टारगेट्स आपके अकॉर्डिंग क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए रेजिस्टेंस था 1624, इसके ऊपर गैप अप के साथ जो टारगेट था हमारा 1668 वहां खुला है, बट कोई भी वीकनेस नहीं है, तो यहां से अपसाइड में पहला टारगेट आपका बनना चाहिए 1759 1768 की जोन आपका टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई तक निकल जाएगा। तो ट्रेडर है तो 1758 1760, और अगर इन्वेस्टर है तो ऑल टाइम हाई। ओके, सर साथ ही साथ विप्रो को लेकर भी मेरा नेक्स्ट काउंटर रहेगा। विप्रो पर आपकी क्या सलाह रहेगी? इसमें क्या करना चाहिए? 267 पर चल रहा है। देखिए विप्रो हमेशा लेगार्ड रहा है और आगे भी लेगार्ड ही रहेगा। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो 42 वीक्स का कैपिटल पैटर्न ब्रेकआउट लेता है तो 302 तक जा सकता है, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो विप्रो हमेशा लेगार्ड रहा है, तो बेटर है कि एचसीएल टेक या इन्फोसिस देख लें, वो ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, इन्फोसिस या फिर एचसीएल। सर इस दौरान हमने देखा टीसीएस के रिजल्ट को भी उसका वेट किया जा रहा था। रिजल्ट आया तो थोड़ा-सा परेशान भी हो गए, लेकिन जो है कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने उसको बाय की रेटिंग दी है। अब आगे आप टीसीएस को लेकर के क्या व्यू बना रहे हैं? देखिए टीसीएस पे तो मैं बुलिश हूँ, मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं समझ में आती, बट अगेन वही बात है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एचसीएल टेक इन्फोसिस में ज्यादा है। टीसीएस भी 3550 निकल जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। इन द सेट पीरियड एचसीएल टेक शायद अपने ऑल टाइम हाई को एक्सीड कर दे, इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई को एक्सीड कर दे, तो टीसीएस स्टैंडअलोन अच्छा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इन्फोसिस और एचसीएल टेक में और टेक महिंद्रा में ज्यादा है। ओके, यहाँ पर फार्मा पे भी नज़र डाल देते हैं। ज़ायडस लाइफ साइंसेज़ के भी सर क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट के बारे में आपका नज़रिया जानना चाहेंगे और इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्या करना चाहिए? जाइडस लाइफ साइंसेस में ऑलमोस्ट 7-8 हफ्ते की कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन आया है, और ब्रेकडाउन का नीचे में टारगेट 786 रुपए दिख रहा है, तो जाइडस फार्मा इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, सर सिप्ला? तो ये सिप्ला में भी रिजल्ट की वजह से गैप डाउन आया, और मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट डर जरूर रहा था कि अगर अर्निंग्स में कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आता है तो 1435 और 1435 के नीचे 1351 तक आ सकता है। ऑलमोस्ट 1351 आ गया है, तो अब 1351 के पास कहीं भी कंसोलिडेशन बनती है तो बाइंग की जा सकती है। लुपिन मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, बायोकॉन मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको स्पेस में रहना है तो ये दो स्टॉक्स आप देख सकते हैं। ओके, तो फार्मा में सर ने आपको सजेस्ट किया है ये जो स्टॉक्स हैं इन पे आप अपनी गहरी नज़रें बनाकर रख सकते हैं। सर साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के रहेगा। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट को? 36% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। एस टी बी, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एच डी बी। और ये एच डी बी में आईपीओ बेस बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट के पास ही ये बेस बन रहा है, विच मेक्स इट लो प्रोबेबिलिटी। 102 दिन का आईपीओ बेस है, 800 रुपए निकलने दीजिए, अगर 800 निकला तो फिर स्टॉक में ऑल टाइम हाई तक की तेजी आएगी। अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 800 के ऊपर निकले तब कुछ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पर आपसे सर पूछा जा रहा है अंशिका जी हैं, ये पूछ रही हैं कि हाय वेलकॉप में 805 के 50 शेयर्स है, होल्ड करूँ या फिर सेल कर देना चाहिए इन्हें?
देखिए बेलकॉप में बेच देना चाहिए, नीचे 660 रुपए आते हुए दिख रहा है। लास्ट वीक में बेरिश ब्रेकडाउन कैंडल बनी है जिसका टारगेट 660 रुपए 75 पैसा है। 7-8 दिन कंटिन्यूअसली गिर चुका है, तो एक बाउंस बैक 765 तक आ सकती है, तो या तो 765 पे सवाल पूछ लें या फिर एग्जिट कर लें। ओके, यहाँ पर सवाल पूछ लें या फिर एग्जिट कर लें, ये अंशुल जी की तरफ से सलाह आप लोगों को दी गई है। अंशुल जी पूछ रहे हैं कि गुड आफ्टरनून अंशुल सर, TFCI लिमिटेड 71.30 पर बाइंग है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए TFCI आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है 70.9 में, उससे नीचे चल रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट के भी नीचे है। आज या कल 2-3 सेशन में अगर 71.15 वापस से निकालता है तो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। ओके, ब्रजेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि एसएमसी ग्लोबल 92 रुपीज पर बाय किया है, क्या करना चाहिए? और JSW इंफ्रा 333 रुपीज में 1100 शेयर्स हैं, बाय करें, लॉस बुक करना चाहिए या फिर या 700 रुपए का मिलेगा? देखिए JSW इनफैक्ट तो एवरेज करना चाहिए, लेकिन आज रिजल्ट है तो छोड़ दीजिए, कल देखेंगे। एसएमसी ग्लोबल 82 रुपीज मेजर सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो वीकली चार्ट पे जो 82 वीक्स का ब्रेकआउट है फेल होने लगेगा, तो 82 के नीचे फिर स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ओके, GMDC फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर? तनुजा जी पूछ रही हैं। 620 के ब्रेकआउट के बाद या 466 के अराउंड बुलिश एविडेंस मिले तो, बीच में तो कुछ भी नहीं करना। ओके, बीच में कुछ भी नहीं करना है। अ, साथ ही कुकिंग करके इनकी आईडी है, पता नहीं क्या नाम है, कह रहे हैं कि हेलो सर, HDFC बैंक में क्या फ्रेश बाय किया जा सकता है? 915 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकें तो एचडीएफसी बैंक बॉक्स लो पे है, खोने के लिए 20-25 रुपए, पाने के लिए 200 रुपए है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको बता दिया गया है एंड आई एम श्योर कि जो भी आपको जवाब सर की तरफ से मिल रहे हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। सर आज जो है IPO की लिस्टिंग भी होने वाली थी BCCL के, तो यहाँ पर लिस्टिंग हुई नहीं है। अब कल भी छुट्टी थी बाजार की, अब 2 दिन जो है वैसे भी छुट्टी रहनी है। मंडे को पता चलेगा। इस दौरान लोगों के मन में क्या किसी तरीके का डर आना चाहिए, क्योंकि GMP तो मजबूत बना हुआ है इस दौरान। देखिए फूफा जी जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वीकेंड में ईरान पे बम पटक दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, वो भी नी जर्क रिएक्शन रहेगा, घंटा 2 घंटा में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद वापस से ऊपर की राह पकड़ लेगा। तो वो एक ही जिसको कह सकते हैं डर की वजह है फूफा जी और उनकी सनक, नहीं तो बीसीसीएल की लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। BCCL की लिस्टिंग जो है अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही है। सर BCCL का जब IPO आया तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में तो वही लग रहा है, अमागी भी आया है इस दौरान और जो है वो शेडो फॉक्स भी है। ऐसे में अमागी आपको कैसा लग रहा है देखिए हम आगे आज? भी जी, लिस्टिंग ठीक ही होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसको अप्लाई किया जाना चाहिए सर आज, क्योंकि आखिरी दिन है बिडिंग के लिए। देख करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक एक लॉट 15,000 रुपए का है, कितना ही आपका कुछ लॉस कर देगा। फ्लैट भी खुला है, 5-7% नीचे भी खुला है, तो आप 700-750-800 रुपए की रिस्क है, लेकिन अगर वही 20-30% ऊपर खुल गया, एक्सपेक्टेड तो है कि अच्छा खुलेगा, अगर बहुत अच्छा खुल गया तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा खुल गया तो भी अच्छा पैसा बनेगा, फ्लैट खुला तो कोई दिक्कत नहीं, अगले आईपीओ में पहुंच जाएंगे, नेगेटिव खुला तो तुरंत निकल जाइएगा। एक्सपेक्टेशन मेरी है कि पॉजिटिव लिस्टिंग होगी। ओके, सर BCCL का जब IPO अलॉट हुआ तो हमारे पास कई सारे लोगों के जो हैं वो मैसेजेस भी आए थे, कई लोगों ने हमें बताया भी कि उन्हें अलॉट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर लिस्टिंग के बाद जो है जिनको अलॉट नहीं हुआ है उन्हें यहाँ पर कब एंट्री करनी है, और या फिर थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको कैसा लग रहा है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं आपको प्री मार्केट में या पहले से बता दूं, बट वो पैटर्न अगर ग्रो का चार्ट खोल लीजिए, अगर उसी टाइप का पैटर्न रहता है पहले 5 दिन, तो 3 से 5 दिन होल्ड करना चाहिए, ओपन लो के साथ खुले और एकदम फ्लाइंग स्टार्ट ले ले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे आप चल सकते हैं। तो ये जैसे जैसे अनफोल्ड होगा तब आपको पता चलेगा। सारे पैटर्न सेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैटर्न टिक बाय टिक सेम होते हैं, सब में वेरिएशंस होते हैं। तो अगर बुलिश पैटर्न पे काम करता रहा लिस्टिंग के बाद तो थोड़ा खींचेंगे, हल्का से बेरिश पैटर्न दिखा या लिक्विडेशन दिखा तो तुरंत निकल जाएंगे। ओके, तो ये IPO को लेकर के आप लोगों के लिए सलाह रहेगी। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, उसके बाद और खबरों के बारे में जानकारी लेंगे। दिलराज जी का सवाल है, पूछ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में 281 सॉरी 250 का ब्रेकआउट था जिसका टारगेट 299 था।
313 का हाई बन चुका है, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग तो मेरे को नहीं समझ में आ रही है। अगर आपके पास रखा है तो 325 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो है 325 पे आप सवाल पूछ सकते हैं। काजल जी का क्वेश्चन है अडानी ग्रीन को लेकर के, कह रहे हैं कि इनके पास 46 शेयर्स हैं एट द प्राइस 975। जी, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और इसमें मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ, तो इस पे कोई खास सलाह मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। बाकी ऑन द डिप्स मेजर सपोर्ट 903 के आसपास है। फिलहाल का रेजिस्टेंस 975 998 हो चुका है। ओके, यहाँ पर सर कुछ और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ट्रांसट्रेल का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है इसको रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, खराब स्टॉक है। 806 के ऊपर फील्ड ब्रेकडाउन के बाद हमने 738 से डिस्कशन चालू किया था कि 662, 606, 524, 450 ये लेवल आ सकते हैं। तो 524 तक के तो आ गए, 450 भी प्रोबेबली 2-4 हफ्ते में आ ही जाएगा। ओके, साथ ही साथ रेलटेल को लेकर के आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, पीएसयू उसको लेके मैं काफी नेगेटिव हूँ। प्री बजट रैली में 2-4-5 दिन बीच में चल सकते हैं थर्ड फोर्थ वीक में, बट मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। ये वापस से बजट के बाद तेज पिटाई होगी इनकी। ओके, बजट के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा-सा पिटाई होती इनकी नज़र आ सकती है। बायकॉन को लेकर के सर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्यूआईपी के ज़रिए इन्होंने 4150 करोड़ का रेज़ जो है वो कंप्लीट किया है। बायकॉन में क्या किया जा सकता है? देखिए, बाइकॉन बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऊपर में 405 410 एक रेजिस्टेंस जोन है। 205 हफ्ते का ब्रेकआउट मिलता है, तो 205 हफ्ते का पैटर्न बना हुआ है। वीसीपी 405 410 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 600 रुपए की तरफ स्टॉक चल देगा। ओके, एंजल वन पे भी सर आगे का व्यू हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो है खबर आई कि बोर्ड ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया है और डिविडेंड भी अनाउंस किया है। एंजल वन आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ब्रेकआउट तो बना है और गैप के साथ बना है। वॉल्यूम राइज भी आज काफी अच्छा है। 4.9 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है। 485%। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है 3100 पे, वहां तक तो स्टॉक आराम से जा सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर और तेजी आ जाएगी। ओके, साथ ही साथ डीएलएफ डीएलएफ का भी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या किया जा सकता है? रियलिटी काउंटर्स मेरे को नहीं पसंद। उसी कड़ी में डीएलएफ भी काफी वीक है। 625 573 इस जोन में आराम से आ सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं। यूसुफ जी का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं मदरसन 119 पर है और टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। ये मदरसन 50 डे मूविंग एवरेज अपना तोड़ चुका है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 115.60 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये कटा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 115 के नीचे टिक रहा है। प्रोबेबली यहाँ पे 108 104 रुपए तक आ सकता है। ओके, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है बिट्टू गौर जी का, ये पूछ रहे हैं सीसीएल प्रोडक्ट के 50 शेयर्स है 982 में, इनको क्या करना चाहिए सर? होल्ड करें या फिर सेल कर दें? सीसीएल प्रोडक्ट 915 775 की रेंज थी, जिसका ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद 9 हफ्ते लगा के पुल बैक किया 915 का, और बुलिश रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ से 915 अगर नहीं टूटा तो 1100 रुपए का प्राइस मिल जाएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है मिड कैप स्मॉल कैप का, बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर सावधानी बरतिए और सर ने जो सलाह दी है उसको देखकर चलिए। एनएससीटी के ये प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज प्रीमियम से टेल मी द हमारे स्टॉप लॉस टारगेट ऑफ जीटीएमसी बॉट एट द प्राइस 570। 300 शेयर्स हैं इनके पास। स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दिए। इनके पास है जीएमडीसी। ईएमडीसी 620 के ऊपर निकले तो ही तेजी बनेगी, या 466 के पास मिले तो बुलिश रिएक्शन पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिलहाल बीचों बीच है, कुछ नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने अमागी पूछा था, अमागी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ही फिलहाल देखिए बढ़ के 31 रुपए हो चुका है। तो आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। एक लॉट अप्लाई करने में कुछ खास बिगड़ नहीं जाएगा। ओके, तो अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। हमने देखा सर कि आईसीआईसी कुछ ज़्यादा ही सॉरी जो बीसीसीएल था वो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है कि अमागी पे लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जबकि आज 2026 में हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आने हैं। इसलिए सारा का सारा लाइमलाइट जो है बीसीसीएल बटोर के चला गया है।
ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजीत जी का है, पूछ रहे हैं आईएफसीआई जो है उसके इनके पास 950 शेयर्स हैं, 66 रुपीज के हिसाब से होल्ड करना चाहिए नहीं फिर सेल कर देना चाहिए? ये आईएफसीआई में सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है 59.5 पे, 63.7 का टारगेट है, 63 तक का हाई बन चुका है, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। लेकिन अगर ये 60 रुपए 24 पैसे के ऊपर टिकता है तो 75 रुपए तक जा सकता है। लेकिन ये चीज याद रखिए, कल एमएमटीसी में भी परसों इस सेशन में अच्छा ब्रेकआउट था और आज रिएक्शन बहुत वीक रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट अगर टाइट करके रखिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मत प्ले कीजिएगा। ऑलराइट। यहाँ पर सर बजट को लेके के बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं और इसीलिए वो बहुत सारे स्टॉक्स पर शेयर्स पे जानना भी चाह रहे हैं क्या करें। ऐसे में ही अंकित जी का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं पीएफसी और आईओसीएल बजट तक के टारगेट बता दीजिए प्लीज। देखिए पीएफसी में 399 तक बजट तक आ सकता है क्योंकि यही मेजर रेजिस्टेंस है और पुल बैक का टारगेट भी यही है। आईओसी में 152 तक पुल बैक आना था लेकिन 154 से ही पलट गया। अब यहाँ से अगर हो सकता है एक बार 152 आ जाए नीचे, बट इवेंचुअली 220 240 चला जाएगा। ओके सर, टाटा स्टील को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्रुमिल जी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील में बाइंग प्राइस क्या हो सकती है? ये टाटा स्टील ऑन द डिप्स कहीं भी 180 172 की जोन में मिले तो बाइंग ट्राई करना चाहिए। ओके सर, बीच में हमने देखा कि बीच में क्या अभी तो चल ही रहा है, ग्लोबल जितनी भी टेंशन चल रही है इस बीच में बहुत सारे मेटल स्टॉक्स ने एक अच्छा स्पाइक दिया था। ऐसे में मेटल पर आपका क्या व्यू बन रहा है? और अगर मेरा आपसे सवाल रहे कि यहाँ पर पिक किससे किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे पिकी स्टॉक्स रहेंगे मेटल में? देखिए सारे स्टॉक्स इस समय मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड हैं बहुत सारे में। जैसे वेदांता हो गया, हिंद कॉपर, जिंक हो गया, इन सब में एटीआर एक्सटेंशन कैनल्स भी दिख रही हैं। तो मैं फिलहाल मिडिल स्टॉक्स में पिछले 1.5 हफ्ते से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। केवल एक टाटा स्टील है जो अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास खड़ा है, तो उसको छोड़ के बाकी मेटल काउंटर्स मेरे को अभी तो कहीं बाई नहीं दिख रहे हैं, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिख रही है। टाटा स्टील में बाइंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं लेकिन जब तक पूरा सेक्टर ना चले इकलौता स्टॉक चलना मुश्किल होता है। बट टाटा स्टील बिंग टाटा स्टील, अगर उसका मन हो गया चलने का तो वो चल भी जाएगा। तो अगर वो छोटी सी रिस्क ले सकते हैं कि आउट ऑफ फ्लेवर सेक्टर है तो जरूर किया जा सकता है। ओके। यहाँ पर सूजलॉन को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनी टेक्निकल जी का, पूछ रहे हैं कि सूजलॉन 53 पर लिया है, एवरेज कर सकते हैं और टारगेट कितना रखना है? सुदलॉन नीचे 46 तक आ सकता है, ये एक्यूमुलेशन जोन है। 46 के नीचे ही मेजर वीकनेस आएगी, तो 46 के आसपास जब भी बुलिश एविडेंस मिले वहां से लॉन्ग करके चलना चाहिए। ओके, यहाँ पर टीना रबर को लेके कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एस के राफी करके इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं टीना रबर में क्या करें? देखिए टिन्ना रबर 1200 मार्केट कैप है। एनएससी में आए इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बीएससी में, हाँ बीएससी में पुराना काउंटर है, 1488 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। 725 पहला टारगेट था बाइंग क्लाइमेक्स का, 511 दूसरा। 511 आने की संभावना काफी आई है। 725 का पहला टारगेट अचीव हुआ है, बाउंस बैक नहीं बना है, तो मोस्ट लाइकली इसी स्ट्रेच में 511 तक आ जाए। ओके। मनोज कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एफकॉन इंफ्रा के इनके पास 100 शेयर्स हैं एट द प्राइस 398। यहाँ पर सर आपकी क्या सलाह रहेगी, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए एफकॉन्स में 395 के नीचे ब्रेकडाउन है, 350 रुपए आ चुका है। इसके और नीचे निकलता है तो मतलब ऑल टाइम लो पे है, तो इस समय टारगेट निकालना तो पॉसिबल नहीं है। एक्सटेंशन का निकालेंगे तो कहीं भी 305 304 रुपए के आसपास का आएगा। ओके, यहाँ पर कुछ और इन्होंने ऐड किए हैं अभी नाम, पूछ रहे हैं जेबीएम ऑटो के 100 शेयर्स हैं एट द प्राइस 651, क्या करना चाहिए, एग्जिट करें या फिर किसी अडानी ग्रुप या फिर टाटा ग्रुप पर स्विच किया जा सकता है? देखिए जेबीएम ऑटो में फिलहाल बाउंस बैक में 620 और उसके ऊपर निकलता है तो 690 आ सकता है प्री बजट रैली में। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में किसी भी तरह का लॉन्ग करने में। ओके, यहाँ पर नेहा जी पूछ रही हैं कि आई हैव 100 शेयर्स ऑफ बी बॉक्स एट 560, वेयर टू एवरेज? स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए। बी बॉक्स। साइडवेज रेंज में 576 निकलता है तो फिर कुछ
अपसाइड बनेगी। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बन रहा। ओके, यूसुफ जी पूछ रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया में ब्रेकडाउन आ रहा है, क्या एग्जिट कर दूं या फिर 360 पर जाएगा ये? क्या आपका क्या व्यू बन रहा है सर? इंडिया में फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, यहाँ से 155 आ सकता है। ओके सर, साथ ही साथ अब मेरा नेक्स्ट काउंटर जो है वो ग्रो है। ग्रो पर आपका क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर जो है वो आगे के टारगेट्स आप क्या बनते हुए देख रहे हैं? और देखिए, ग्रो में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 34 डेज का। ग्रो 34 डेज का आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, जिससे हम बाहर पहला टारगेट भी अचीव हो गया 179.80 का। इसके ऊपर निकलते हैं तो ऑल टाइम हाई आराम से टेस्ट हो सकता है। ओके गजन जी पूछ रहे हैं सर कि क्यूपिड को सर बाय करें या सेल करें करंट प्राइस पर? क्यूपिड का काम खत्म हो चुका है, क्यूपिड से अब निकल जाना चाहिए। नी जग रिएक्शन पहला बहुत खराब था, पुल बैक जरूर दे रहा है। क्यूपिड को अब जितना जल्दी भूल जाए उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर इससे चिपके रहे तो ये बस उस स्टेज पे है जहां बाइंग क्लाइमेक्स किसी भी दिन करेगा। ओके अंशु जी का नेक्स्ट क्वेश्चन हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के है। पूछ रहे हैं कि जो करंट प्राइसिंग है उस पर अभी खरीदारी की जा सकती है इसमें? देखिए, 55 से 71 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी मैं थोड़ा सा बुलिश एविडेंस का वेट करता, अगर बुलिश एविडेंस मिलेगा तो लूंगा। बजाज ऑटो में क्लियर बुलिश एविडेंस था, इसलिए हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। ओके यस बैंक भी सर आज जो है ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यस बैंक पर आपका क्या व्यू बन रहा है? 23 पर है, यहाँ पर क्या खरीदारी की जा सकती है? अभी अवॉइड करना चाहिए। 24-30 के ऊपर निकलता है तो लगभग 70-72 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। 24-30 के ऊपर अच्छा बाई बनेगा। 27-44, 28-55 और 32-85 तीन टारगेट मिल सकते हैं। ओके पीयर में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर क्या कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है अभी? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8450 का टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन, पुल बैक, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इवेंचुअली 100.37 का ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए 110 रुपए तक जा सकता है। ओके यहाँ पर एलएनजी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सेजिलिटी के आप टारगेट्स बता दीजिए सर इनको। ये सेजिलिटी में 54.2 का ब्रेकआउट आता है तो फिर वापस से 69 की तरफ चलेगा। ओके सर शुरुआत हमने बजट से भी की थी और वहां पर हमने आपसे पूछा भी था कि बजट भी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए। अब ऐसे में अगर हमें आने वाले वीक में तैयारी करनी हो और किन्हीं स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी हो तो आपके टॉप पिक्स कौन से रहने वाले हैं? देखिए, मैं बजट को थीम की तरह नहीं प्ले करूंगा। जिस हिसाब से गर्मी की थीम फेल हुई थी दोनों साल, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है थीम वाइज प्ले करने में। इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर ठीक ठाक ब्रेकआउट आता है तो आई वुड ट्राई। जैसे अभी एशियन टाइल्स में एक ब्रेकआउट आया, हमने अपने क्लाइंट्स को 75 में रिकमेंड किया है। तो इंडिविजुअली ऐसी ब्रेकआउट्स अगर आ रहे हैं तो हम ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे फ्लैग का ब्रेकआउट था, रीटेस्ट में भी फ्लैग बना है। तो यहाँ से अगर 70 रुपए नहीं टूटा एशियन टाइल्स में तो बहुत आराम से 90 रुपए तक जा सकता है। तो इस टाइप के इंडिविजुअल ब्रेकआउट्स अगर वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं तो हम जरूर ट्रेड कर रहे हैं, बट थीम वाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्ले करने में। ओके थैंक यू सो मच सर हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपने गाइड भी किया हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बजट से आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि ग्लोबल टेंशन भी है और लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस भी हैं और बीच में जो है वो टैक्सेस को लेकर भी कई सारी खबरें आ रही थी। ऐसे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मेरी एक ही है कि इनकम टैक्स जीरो कर देना चाहिए, लेकिन वो करने से रहे तो बस यही है कि इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अगर कुछ स्टेप्स बजट में आ जाएं, तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हिट हो ही रहे हैं अमेरिका की वजह से, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने पे अगर फोकस रहता है बजट का तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। ओके थैंक यू सो मच सर अपना व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ और फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे जितने भी फाइनेंस ज्ञानी के व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बखूबी सर ने जो है पूरी तैयारी करवा दी है आने वाले समय में बजट तक की कि किस तरीके से आपको जो है वो संभल करके चलना है और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल के स्पेशल शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।